नमस्कार, स्वागत है आपका एटीवी न्यूज राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ खुशबू से। आइए रुक करते हैं इस वक्त से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की ओर। आज के एटीवी न्यूज राजस्थान के नेता की आवाज विशेष कार्यक्रम में मिलते हैं आने वाले विधानसभा के एक और भावी उम्मीदवार नेता से। राजस्थान में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। इसको देखते हुए सभी दलों के दावेदार टिकट के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में बगरू विधानसभा से नेता गोमा सागर भी अपनी दावेदारी कांग्रेस से करने जा रहे हैं। इनका मानना है कि कांग्रेस सरकार ने 5 साल में जनता के लिए बहुत काम किए हैं। इस बार कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। हमारी सरकार रिपीट होकर राजस्थान में इतिहास बनाएगी और इनको विश्वास ही नहीं, पूरा यकीन है कि पार्टी उन्हीं को बगरू विधानसभा क्षेत्र से टिकट देगी। राजनीति एक ऐसी जगह है जहां कठिन संघर्ष ही एकमात्र रास्ता होता है। उसी डगर पर अपने दम पर चली राजनीति गोमा सागर 17 वर्षों की अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। जनता की दिन रात सेवा की और उनके लिए हमेशा तत्पर रही। बगरू विधानसभा से कांग्रेस की पुरजोर उम्मीदवार है। आइए आज नेता की आवाज में बात करते हैं नेत्री गोमा सागर के बारे में। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एटीवी न्यूज राजस्थान में और आप देख रहे हैं कार्यक्रम नेता की आवाज। आपको पता है चुनावी मौसम आने वाला है, जल्दी ही टिकट की दावेदारी शुरू हो चुकी है। किसको, किस पार्टी से किस नेता को टिकट मिलेगा, ये भी एक अभी सवाल है। आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही प्रभावशाली नेत्री गोमा सागर जी बगरू विधानसभा से, और हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं जो हम उनसे पूछना चाह रहे हैं। कांग्रेस से वो अपनी विधानसभा बगरू से दावेदारी पेश करने जा रही हैं और उम्मीद कर रही हैं कि इस बार टिकट उन्हें मिलेगा। लंबे समय से टिकट के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन बहुत ही मेहनती हैं। समय समय पर अलग अलग तरीके से पार्टी की सेवा कर चुकी हैं और आज हम उनसे बात करेंगे। महिला होने के नाते चुनावी विधानसभा क्षेत्र जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और महिला नेताओं की आप जानते हैं वैसे ही कमी है। गोमा सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम नेता की आवाज में। नमस्कार मोना जी, थैंक यू। मैम, आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आपका व्यक्तित्व है और जो आपका तरीका है अपने लोगों के लिए लड़ने का, उनकी हक की बात मांगने का, वो बहुत प्रभावशाली है। लोग उससे इम्प्रेस रहते हैं। तो क्या मानते हैं, कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको अपने लोगों के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती रही है इतने सालों से? इसमें सबसे बड़ी बात एक ही आती है कि खुद से जीतना सीखा है मैंने। और जब हर कोई खुद से लड़के खुद से सीखेगा तो सामने वाला कोई भी काम होगा। अगर पब्लिक ने किसी भी तरीके का हमें काम दिया है तो हम पूरी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि उस काम को पूरा किया जाए। मैम, इस बार आप चुनावी दावेदारी कर रही हैं, कांग्रेस से अपना टिकट मांग रही हैं बगरू विधानसभा से, लेकिन मेरा एक सवाल है कि इतने प्रभावशाली नेता होने के बावजूद इतने लंबे समय से आपको टिकट से क्यों वंचित रखा जा रहा है? देखिए, ये आपका फिर वही हमारे सारे जितने लोगों ने क्वेश्चन याद दिया था हम लोगों को, उसने भी यही था कि आपको टिकट क्यों दिया जाए। ये बहुत ही जटिल प्रश्न है। नेताओं को उन्हें तय करना है कि मैं इस योग्य हूं या नहीं। मैं अपने आप को योग्य मानती हूँ, इसीलिए मैंने अपीयरिंग की है। 15 साल हो गए बगरू विधानसभा क्षेत्र को रिजर्व कैटेगरी में हुए और मैं कंटिन्यू पब्लिक के बीच में हूँ। तो इस बार मुझे आशा है कि मेरे सारे जो भी हमारे लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, एआईसीसी, पीसीसी के जो भी हैं, तो इस बार मुझे मौका देंगे, ऐसा मेरा विश्वास। जी, मतलब इस बार आप चाह रही है कि पुरजोर दावेदारी पेश हो और आपको टिकट भी मिले, और ऐसी उम्मीद आप कर रही हैं? दावेदारी तो मेरी है, पुरजोर है दावेदारी, लेकिन इस बार मेरा यही है कि मुझे टिकट मिलेगी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए, एक होता है कि जब किसी चीज का कोई माहौल शुरू होता है तो बहुत से लोग आ जाते हैं, लेकिन मैं कंटिन्यू हूँ 15 साल अपने क्षेत्र में और अपने क्षेत्र की क्षेत्रीय कार्यकर्ता हूँ। पार्टी का किसी भी तरीके का कैसा भी काम हुआ, चाहे मैंने अपनी फैमिली के टाइम को हटाया, पार्टी के लिए मैंने काम किया, चाहे उन्होंने मुझे गुजरात भेजा, चाहे अजमेर का इलेक्शन है, चाहे सीकर इलेक्शन है, जयपुर इलेक्शन है। और तो और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि पिछले काफी लंबे समय से प्रताप सिंह जी हमारे जिलाध्यक्ष रहे थे। उनकी टीम में हम जो 15-20 लोग होते थे, आई एम वेरी लकी कि उन 15-20 जेंट्स के बीच में आई एम ए सिंगल लेडी। उनकी टीम में किसी भी तरीके का काम है, चाहे वो पानी से रिलेटेड काम है, चाहे व्यवस्थाएं देखने का काम है, चाहे जैसे थाली वाला एक कार्यक्रम हुआ था,
तो उसमें वो सारा मैनेजमेंट करने के लिए तो आई थिंक मेरे को लगता है कि मुझे इस बार ये लोग मौका देंगे। ये पार्टी का फैसला है कि वो मौका दे, और मैं इस बार पुरजोर उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि तब मैंने पार्टी के लिए 30 बसंत मेरे दे दिए और मैं 69 रन कर रही हूँ। आज तो फिजिकली फिट हूँ, लेकिन आने वाले 5 सालों के बाद में फिजिकली फिट रहूंगी या नहीं रहूंगी ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन मेंटली बिल्कुल ठीक रहूंगी मैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है मेरे सारे नेताओं से आपके चैनल के माध्यम से कि मुझे इस बार मौका दिया जाए। मैम, मेरा एक सवाल है आपसे कि अक्सर जब वो टिकट मिलता है उसके बाद बहुत सारे दावेदार रह जाते हैं, कुछ को टिकट मिलता है जिन्हें पार्टी देना चाहती है, लेकिन क्या टिकट ना मिलने से एक कार्यकर्ता का जो काम के प्रति और पार्टी के प्रति जो जो एक विश्वास होता है या उसके काम करने की ललक होती है, अगर वो दावेदार है तो क्या वो कम होती है, या वो पार्टी के लिए उतना ही विश्वास बनाए रखता है कि आज नहीं तो कल मेरा नंबर आएगा? देखिए, मैं औरों की बात तो नहीं करती, मैं मेरी बात करती हूँ कि मोना जी आपके खुद के सामने 30 साल हो गए मुझे कंटिन्यू, और मैंने आज तक कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया पार्टी को कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक ऊपर से गाइडलाइन आती है कि आपको ये काम करना है। जब महिला कांग्रेस की SC/ST प्रकोष्ठ की प्रभा जी के टाइम में मैं प्रदेश अध्यक्ष रही हुई हूँ, कमला जी के टाइम से मेरी राजनीति शुरू हुई है, उस वक्त मैं सेक्रेटरी थी, और मेरा एक सर्टिफिकेट है 94 का, सबसे पहला कलेक्ट्रेट के अंदर एक महिलाओं का सम्मेलन हुआ था, उसको मैंने पार्टिसिपेट किया था। मैं आज भी वही सोचती हूँ, एक वफादारी की बात आती है पार्टी के प्रति कि ठीक है शायद टिकट मिलेगी, और विश्वास पर कंटिन्यू चलता है इंसान कि टिकट मिलेगी, क्योंकि मैंने कभी छोटा टिकट नहीं मांगा नगर पालिका या नगर निगम या पंचायत का। मेरी लाइफ का टारगेट सिर्फ और सिर्फ MLA है, इसके अलावा मेरी लाइफ का कोई टारगेट नहीं है राजनीति में। और इतने लंबे समय से पार्टी को सेवाएं दी है, तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे सारे सीनियर लीडर्स इस बात को मद्देनजर रखेंगे कि बहुत सीनियर है, और एजुकेशन की बात करते हैं तो वो भी कोई नहीं है, सोशल वर्क की आप बात करें तो भी नहीं है। अगर मतलब ओवरऑल मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि जैसा कि उन्होंने हमारे जो 5 पेज का एक पेपर दिया था हमें, उसमें एक क्वेश्चन था कि आप योग्य हैं क्यों, तो मैंने बहुत क्लियर शब्दों में एक बात लिखी थी कि जैसे आप अभी मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, राइट सर, अब उस इंटरव्यू में आप मुझे कितने नंबर देंगे या आप तय करेंगे। अगर मुझे खुद को मेरे नंबर देने की बारी आती है तो मैं इतना जानती हूँ कि हम 59 कैंडिडेट है अप्लाई करने वाले। अगर मेरे नेता वास्तव में जो बार बार बोल रहे हैं कि काम करने वाले को देंगे, पार्टी के साथ रहने वाले को देंगे, कार्यकर्ताओं का ध्यान रखेंगे, तो आई एम टॉप, मुझे टिकट मिलना चाहिए। जी, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपने पे कॉन्फिडेंस कितना है, और आपको अपने आप पे बहुत ही कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, और ये विश्वास हमेशा काम करने के लिए और जीतने के लिए जरूरी होता है। तो मैम, अब बात करते हैं हम बगरू विधानसभा की। आपका बगरू प्रिंट जो आपके बगरू का है वो दुनिया भर में फेमस है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, राजनेता, और आप ही की जो सोनिया गांधी जी हैं जो अध्यक्ष रह चुकी हैं कांग्रेस की, वो खुद बगरू प्रिंट पहनती हैं और बहुत सारा चर्चाओं में भी रही हैं अपनी साड़ियों की वजह से। तो जब आप बगरू के लिए दावेदारी कर रही हैं, तो आपको टिकट मिलने के बाद और आपको जीतने के बाद आप ऐसे कौन से काम करना चाहेंगी जो अभी बगरू में नहीं हो पा रहे हैं, और जिनके लिए अगर आप जीतती हैं तो आप पुरजोर तरीके से काम करेंगे? देखिए, सबसे पहली तो बगरू में समस्या पानी की चल रही है। मतलब गांव में पानी नहीं है। बिसलपुर के पानी के लिए पूरे 15 साल हो गए। पहले जो MLA बना उसने भी बोला मैं लेकर आऊंगा, गंगा देवी 2 बार आई, उसने भी बोला मैं लेकर आऊंगा। एक केस चलता है। अगर आपका काम 10 किलोमीटर तक का है और उस 10 किलोमीटर के बजाय आप सिर्फ 1 किलोमीटर काम करके और पब्लिक को कह दें कि हमने आपका बिसलपुर का काम कर दिया, तो ये गलत है, ये पब्लिक के साथ धोखा है। वो आप पर भरोसा करके आपका काम करते हैं। इसके लिए 2 पॉइंट आते हैं। सबसे पहले बात ये आती है कि जिस काम को आप ले रहे हैं आपको उस काम की स्टडी का होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ कंसर्निंग ऑफिसर्स के साथ आपकी टेबल टॉक किस तरीके से होनी चाहिए। देखिए, मैं अगर 1 किलोमीटर पाइपलाइन सैंक्शन कराने जाऊंगी तो भी मुझे सारे ऑफिसर्स के साथ में उतनी ही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उतनी ही चीजों का डिस्कशन करना पड़ेगा। और मैं 10-15 किलोमीटर पाइपलाइन जहां जहां गांव का एरिया है, चाहे हैंडपंप ले लो, चाहे ट्यूबवेल्स ले लो, चाहे पाइप पानी के पाइप ले लो, XYZ पब्लिक से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी काम है, तो उस काम को बल्क में लेके जाएंगे। जरूरी नहीं है कि एक साथ उस बल्क के काम का बजट हमें एक साथ मिल जाए, लेकिन एक रिमाइंडर टू रिमाइंडर एक लेटर तैयार होता है
कि मैंने आपको फला तारीख को लेटर दिया था, सर मेरे उस काम का क्या हुआ जी। तो सर अगेन उसको हम दोबारा याद फॉलो अप आप चाहते हैं, फॉलो अप के बिना काम नहीं है। आप किसी भी चीज को ले लीजिए, उसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा जी। और प्लान आपको पहले तैयार करना पड़ेगा कि आपकी कौन कौन सी जगह पर क्या क्या है जी। उससे एक काम में सुगमता आती है, सामने वाले को भी लगता है कि नहीं बार बार तंग नहीं कर रही है, थोड़ा समझती भी है काम जो लेकर आई है उस तरीके से। तो कंसर्निंग ऑफिसर्स भी इस चीज को देखता है, वो भी इस चीज का ख्याल करते हैं। मतलब आप मानती हैं कि अगर एक नेता पढ़ा लिखा है तो वो अपनी मतलब बातों, इंक्वायरी, फाइल्स और चीजों की जानकारी ज्यादा रखता है और वो सवाल कर सकता है। बिल्कुल, आप टिप्स पर लेकर जाइए। आप किसी भी काम को लेके जा रही हैं, किसी भी काम को, चाहे वो सड़क का काम है, चाहे पानी का काम है, चाहे किसी का सोशल वर्क करना है, चाहे आपको प्लांटेशन का काम करना है, चाहे आपको परिंदे लगाने, एक्चुअली जब तक आप उसके बारे में तह तक जानोगे नहीं और सामने वाले को आप डिस्कस नहीं करोगे। आज सपोज करो मैंने कहीं परिंदा लगा दिया और वो परिंदा दूसरे दिन ही खाली पड़ा है, तो मेरा परिंदा वो कोई काम का नहीं है। बेटर है कि मैं उस गांव वाले को कहूंगी कि भैया तुम्हारे गांव में मैं 5 परिंदे या 10 परिंदे लगा रही हूँ, प्लीज इसमें पक्षियों का ध्यान रखिएगा। तो उसका फॉलो अप करना बहुत जरूरी है पीछे उनका, और उसके साथ साथ उनको अवेयर करना। पब्लिक की अवेयरनेस किसी भी काम के लिए बहुत जरूरी है। मैं लेटेस्ट आपको एक उदाहरण बताऊं, अभी प्रियंका जी आई थी निवाई में जी, और राष्ट्रगान चल रहा था उसके बाद में। तो हम जो पढ़े लिखे लोग या बिना पढ़े लिखे लोग भी, जिनको इस चीज का पता है कि राष्ट्रगान जब स्टार्ट होता है तो हमें अपनी उसी पोजीशन में उसी जगह पे खड़ा हो जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये हमारा देश का राष्ट्रगान है, उस सम्मान के लिए हम वहीं पर स्टॉप होते हैं। लेकिन वो लोग जिन्हें इस चीज का पता ही नहीं है कि ये राष्ट्रगान है, उनके लिए तो ये म्यूजिक है, वो चलते बन रहे हैं। उस अवेयरनेस की जरूरत, वहां पब्लिक को बताने की जरूरत है कि ये हमारा राष्ट्रगान है, और उसके लिए करना कुछ नहीं होता है। एक अनाउंसमेंट होता है माइक से कि अब राष्ट्रगान शुरू हो रहा है और इसमें ये सिस्टम। तो गोमा जी, आप एक पढ़ी लिखी नेत्री हैं और बहुत प्रभाव रखती हैं और आपकी पार्टी में भी आप बहुत अच्छा स्थान रखती हैं। अब बगरू विधानसभा की बात की जाए और आप आए तो एजुकेशन की भी बात की जाएगी, स्किल डेवलपमेंट की भी बात की जाएगी। तो क्या मतलब आप कौन सी ऐसी चीजें हैं और कौन सी ऐसी अदर इंडस्ट्रीज हैं जो बगरू इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं और आप लाना चाहती हो, और या स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो अभी तक ना हुआ हो? देखिए, इसमें एक ही बात आती है सबसे पहले कि मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ। तो हमारे बुजुर्गों ने एक बात कही है कि पुरुष पढ़ता है तो वो सिर्फ एक ही परिवार पढ़ता है, और लड़की पढ़ती है तो वो 2 परिवारों का संभालती है। बच्चे स्कूल चले गए, कुछ किया उन्होंने। तो मेरा जो फोकस है वो गर्ल्स एजुकेशन, एजुकेशन ओवरऑल एजुकेशन तो है ही है, लेकिन गर्ल्स एजुकेशन पर मेरा कुछ ज्यादा ही फोकस। जी, अच्छा, बगरू पे आपने गर्ल्स एजुकेशन की बात की है, बीसलपुर के पानी की बात की है कि बीसलपुर का पानी वहां आना चाहिए जिससे पेयजल की समस्या दूर हो, और स्किल डेवलपमेंट की भी आप बात कर रही थी कि स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। उसके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए कि जैसे नॉर्मल होता क्या है कि किसी ने 10th पास कर ली, 12th पास कर ली, लेकिन एक टेक्निकल किसी चीज की कोई ट्रेनिंग की जो जरूरत होती है, जहाँ बाई द वे गवर्नमेंट जॉब आजकल आप लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब बहुत कम होते जा रहे हैं। दिन दिन ये रिजर्वेशन ले लीजिए, चाहे हर एक टाइम था जब SC ST वालों के रिजर्वेशन के ऊपर अंगुलियां उठती थी, लेकिन आज हर समाज चाह रहा है कि हमारा रिजर्वेशन हो। उस स्थिति में इंडस्ट्री खुले, पढ़ने वाले बच्चे, लड़कियां लड़कियों को जिससे जो रिलेटेड है, चाहे वो ITI है, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज है, चाहे कुछ भी है, तो उसमें उन लोगों को जॉब मिलने की एक प्राइवेट सेक्टर में भी एक उनको जगह मिले। जी, बहुत ही सही बात कही है। मेरा एक सवाल है जिसका मैं एक संक्षिप्त में आंसर ये चाहूंगी कि राजनीति में आना महिलाओं के लिए अक्सर चॉइस नहीं होती। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि उनके फैमिली बैकग्राउंड से या उनके पति या उनके ससुर वो कहते हैं कि भाई महिला सीट है, आप चुनाव लड़ लो, और वो उनको राजनीति में एंट्री कराते हैं। पर आपके केस में ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा से इंटरेस्टेड थी कि आप राजनीति में आए और अपना एक मुकाम बनाए। तो कौन सी चीज है जिसने आपको प्रभावित किया कि मुझे राजनीति चुननी है, और आपने अपनी 17 साल की नौकरी छोड़ करके राजनीति को चुना? तो इसके पीछे क्या वजह रही है आपकी? देखिए, इसके पीछे कोई ऐसी वजह नहीं है। इस चीज को अगर मैं कहूँ तो बचपन से ही घर में राजनीति थी, ससुर साहब हमारे MLA रहे हुए हैं, तो सोशल वर्क करना, पब्लिक की हेल्प करना, ये सारी चीजें थी। लेकिन एक वक्त आया कि किसी ने कह दिया कि नौकरी छोड़ के कुछ सोशल वर्क कीजिए। तो जब सोशल वर्क में आए तो उस सोशल वर्क के लिए किसी तरीके का कोई हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। मेन बात यहाँ आती है। तो उस प्लेटफॉर्म के लिए राजनीति में कांग्रेस आइडियोलॉजी की हूँ तो कांग्रेस में आना ही आना था मुझे, और कंटिन्यू काम कर रहे हैं।
और कभी ऐसा लगा नहीं कि हम जो कर रहे हैं वो हम कोई पार्टी पर एहसान कर रहे हैं, ऐसा ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। कम से कम मैं इसको दूसरे तरीके से सोचती हूँ कि आज गोमा सागर को अगर मेरा पूरा पीसीसी जानता है या एआईसीसी के लोग जानते हैं तो वो ड्यू टू पार्टी जानते हैं। आज जो पहचान है, मेरी बिजनेस एक लिमिटेड एरिया में है, मेरी डॉटर्स की जॉब एक लिमिटेड एरिया में है, लेकिन इस राजनीति के कारण हमारी जो पहचान है कांग्रेस के कारण, वो गोमा सागर को जो पहचान मिली है कि गोमा सागर एक वर्किंग लेडी है, एक बहुत स्ट्रांग लेडी है, अपने बच्चों का ख्याल रखती है, समाज के लोगों का ख्याल रखती है। किसी के कहीं दर्द हो गया, जैसे पुलिस वाले पहले, आजकल तो बहुत इजी मूवमेंट हो गया। एक टाइम हुआ करता था कि अगर बाई द वे कोई टक्कर लगा दी तो उसके जो घायल पड़ा उसके कोई हाथ भी नहीं लगाता था, लेकिन मैं वहां एक सेकंड में खड़ी होती थी। पुलिस वाले मेरे से बोलते थे कि आपको पुलिस के स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ेंगे, लगाइए। एक मानवीयता के नाते बहुत जरूरी होता था कि मैं किसी की हेल्प करूं, और इसीलिए सोशल वर्क का एक तरीके से राजनीति भी सोशल वर्क ही है। एक क्राइटेरिया बढ़ता है, फील्ड ही तो बढ़ा है, काम तो सारे वही है। जी मैम, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको टिकट मिलता है तो आप खुद कितनी विश्वास थे कि मुझे जीत मिलेगी ही मिलेगी इस बार? अगर मुझे मेरी पार्टी, पहली बात तो मैं इस अगर शब्द को हटाती जी, मेरी पार्टी इस बार मुझे टिकट देगी, ये मुझे पूरा भरोसा है, पहली बात। दूसरी बात कि जीतने के बाद में मैं कल भी एक बात की, और मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 1 लाख, जहां तक मैं सोचती हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यू लोगों के बीच में, वो चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष है, चाहे बच्चे हैं, बच्चों के बीच में जाती हूँ, उनके मोटिवेशन लेसन्स लेती हूँ, महिलाओं के पास में जाती हूँ, लड़कियों के साथ बैठती हूँ कि तुम लोगों को क्या करना चाहिए, अपनी सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों के पास, बुजुर्गों के साथ बैठती हूँ जो ताश की पत्तियां खेलते हैं, उन लोगों को बोलती हूँ कि तुम्हारी बीवी घर में काम कर रही है, तुम लोग यहाँ ताश खेल रहे हो। तो उन सबसे एक तरीके से टच में हूँ, वो चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है। अगर मेरी पार्टी मुझे टिकट देती है तो जहां तक मेरा ख्याल है, और जो मैं 15 साल से कंटिन्यू लोगों की टच में हूँ, उनके किसी भी तरीके का काम, देखिए पार्टी का टिकट मेरे पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, मैं किसी को बजट दे दूं। मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती हूँ, किसी लड़की के पढ़ाने की फीस दे सकती हूँ, कोई सोशल वर्क कर सकती हूँ। तो उसके लिए मैंने मेरी पब्लिक को कहना शुरू कर दिया, अगर मेरे को टिकट मिलती है और जो मेरी सैलरी मुझे गवर्नमेंट देगी, उसका 50% मेरे महीने का खर्चा और 50% बगरू में डेवलपमेंट के लिए एज ए डोनेशन जाएगा। जी, बहुत खूब, बहुत सही बात कही है मैम ने। इनके इरादे ये हैं कि वो अपनी इनकम में से जनता की अभी तक सेवा कर रही हैं, पर जीतने के बाद जो भी उनकी सैलरी रहेगी उसका 50% हिस्सा वो अपनी ही विधानसभा में खर्च करेंगी, और इस बात के लिए मैम बधाई की पात्र हैं। इस वक्त सरकार के फेवर में भी एक माहौल है कि मोबाइल बट रहे हैं, महिलाएं खुश हैं, बच्चियां खुश हैं, अनाज बट रहा है, बहुत सारी जो योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, और गहलोत सरकार ने जो कोरोना मैनेजमेंट किया वो उसका जो मतलब मोदी जी ने भी उसकी तारीफ की है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन दो विषय ऐसे हैं जिसका ऐसा माना जा रहा है कि क्या कांग्रेस को नुकसान होगा। एक तो बहुत लंबे समय तक जो दो मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी में गुटबाजी का एक दौर चला, और दूसरा महिला सुरक्षा को लेके पार्टी जो है, विपक्ष है, वो कंटिन्यू लगातार कांग्रेस पे प्रहार कर रहा है कि आप महिला सुरक्षा में पूर्णतया फेल है। तो आप इनका क्या जवाब देना चाहेंगी? देखिए, जहां तक गुटबाजी की बात है तो ऐसा कुछ नहीं है गुटबाजी। आप देख रहे हैं कि हर मीटिंग के अंदर सचिन जी और गहलोत साहब साथ साथ हैं, और आपस की कोई बात होती है किसी चीज को लेकर, किसी मैटर को लेकर, कि उन्होंने कोई एक मुद्दा उठाया किसी तरीके का, तो वो तो ऑलरेडी पहले से ही चल रहा था। तो इसमें ऐसी कोई आपसी मुझे गुटबाजी वाली बात हमें नजर नहीं आ रही। आपस में जहां हम 1 मिनट के लिए अगर मैं कोई बात कहूँ कि 4 लोग अपन बैठे हैं, चारों के विचार अपने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उस समस्या का समाधान का रास्ता तो एक ही है। इसलिए ऐसी कोई गुटबाजी वाली बात हमें नहीं लगती। महिला सुरक्षा पे क्या कहना चाहेंगी आप? विपक्ष अच्छे तरीके से आक्रामक होकर आरोप लगा रहा है कांग्रेस पे। देखिए, विपक्ष का कहना है कि वो उनको और कोई मुद्दे मिल नहीं रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो वो किसी न किसी पॉइंट को पकड़ के और कांग्रेस के बारे में कुछ न कुछ बात करना चाहेंगे। तो महिलाओं की अगर बलात्कार की बात करें या महिला सुरक्षा की हम बात करें, तो बहुत ही स्ट्रिक्टली गहलोत साहब ने कानून बनाए हैं। चाहे हम थाना गाजी वाला केस लें तो उसमें उसको गवर्नमेंट जॉब दिया है। अभी एक और रिसेंटली कोई हुआ है, 10 लाख रुपए देकर आए, नेक्स्ट लेडी को घुमाया है। तो इमीडिएटली एक्शन होके
विद इन 3 days या 5 days 10 days जो कुछ भी पूरी इंक्वायरी करके और चालान कोर्ट में पेश करके, और जितने भी जो लोग भी हैं दोषी लोग हैं उनको सजा मिल रही है, वो बाकायदा जेल में बैठे हैं, बाहर नहीं है वो। जी, मैं ये कहना चाहूंगी आपको, लेकिन मैम एक और चीज है कि हमारे पास जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके पीछे पूरा बीजेपी उनको एक जीत का चेहरा मानते हैं और वो जीतते भी हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में ये डर का माहौल है कि किसी भी दिन मोदी जी और अमित शाह आएंगे और सब कुछ माहौल एकदम से बीजेपी के पक्ष में कर देंगे। और जैसा कि राजस्थान का कल्चर भी है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे क्या कांग्रेस को डरना चाहिए, चाहे उन्होंने कितने भी अच्छे काम किए हों? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। डर तो बीजेपी को लग रहा है। उनके पास में हमारी जितनी राहत कैंपों की जितनी स्कीम्स हैं, उनके पास उसका कोई जवाब भी नहीं है। रही बात बलात्कार की, तो उसके लिए भी इमीडिएटली सारे एक्शन हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इस बार हमारी गवर्नमेंट रिपीट होगी और 101%, 150+ हम लोग सीटें निकालेंगे। तो मोदी इफेक्ट के सामने गहलोत इफेक्ट भारी पड़ेगा, आपका ये कहना है? देखिए, इसमें इफेक्ट की बात नहीं है, बात है कि पब्लिक काम देख रही है। मोदी जी ने बोला कि 15 लाख आपके खाते में आएंगे, वो लेकर आऊंगा, मैं काला धन लेकर आऊंगा। कहाँ से काला धन आया? यहाँ देश के धन लेके लोग भाग गए। मुझे किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग बखूबी जानते। वो चाहे नीरव मोदी है, चाहे ललित मोदी है, कल के दिन वो एक सॉलिसिटर, उनके कोई बेटी की एंगेजमेंट वगैरह थी, उसके अंदर क्या हमारे इंडिया के लोग उसको जाके ललित मोदी को पकड़ के नहीं ला सकते? वो वहां उस पार्टी में है। ये बड़ी शर्म की बात है। टैक्स पर टैक्स, चाहे नोटबंदी लीजिए, पब्लिक परेशान हुई है। इसमें कहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मोदी चेहरा या शाह जी के कारण अमित शाह आएंगे, मोदी जी आएंगे तो राजस्थान का तख्ता पलट जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कांग्रेस की सरकार आ रही है और ये जो कह रहे हैं कि तो इस बार रिवाज बदलेगा और हमारी सरकार वापस आई। तो दर्शकों, देखा आपने, बहुत ही ज्यादा गोमा जी बहुत ही ज्यादा विश्वस्त हैं कि इस बार हर बार का जो ट्रैक है वो टूट के ही मानेगा। और जैसे यूपी में सरकार रिपीट हुई है और एक तरीका ब्रेक हुआ है, उस तरह से इस बार राजस्थान में भी दोबारा सरकार आएगी और ये ट्रैक जो है, रिकॉर्ड है, ये ब्रेक होगा। तो गोमा जी, मेरा एक सवाल आपसे जो लास्ट है वो ये है कि राहुल गांधी जी, उनकी इमेज जो है वो एक इस तरह के नेता की बनाई जा चुकी थी कि वो भाषणों में गलती करते हैं या कुछ भी इस तरह का। और जो उनकी बहन है प्रियंका गांधी जी, उनसे भी मतलब वो भी एक जीत का चेहरा साबित नहीं हुई। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने बहुत कुछ बदला है। तो क्या आप मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का जो इम्पैक्ट है, जो इमेज में बदलाव है, जो मेहनत उन्होंने की है राहुल गांधी जी ने, ये क्या वोट गेनर होगी? बिल्कुल, ये 100% वोट गेनर है। इन लोगों ने तो एक नाम दे रखा था राहुल जी को। इन्होंने सोचा ऐसे ही कोई नाटक वाटक है, लेकिन जैसे जैसे स्टेप बढ़ते गए, 4000 किलोमीटर चलना आसान काम नहीं है। लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो राहुल जी की इमेज बना रखी है, वास्तव में वो इमेज नहीं है। वो बहुत इंटेलिजेंट है। उनको कहीं पर भी आप किसी भी जगह पर खड़ा कीजिए, 4000 किलोमीटर वो कंटिन्यू चले हैं। उन्होंने उस चीज को देखा है और इसलिए कांग्रेस को वोटों का तो बहुत प्लस हुए हैं, काफी परसेंटेज हुई है। डर उन्हें इसी बात का लग रहा है कि हम जिस राहुल को कुछ और बोलते थे, ये राहुल कुछ और निकल पड़ा। ये स्थिति है। बीजेपी को डर लग रहा है, नरेंद्र मोदी जी को डर लग रहा है, अमित शाह जी को डर लग रहा है, बीजेपी वालों को डर लग रहा है कि अब इसकी हम क्या काट ऐसी तैयार करें कि राहुल गांधी को डिफाइन किया जा सके, या प्रियंका जी जो है वो अभी IT मारवाड़ी बोलती है, हिंदी बोलती है, जो जिस जगह पर जैसे जा रही है, तो पब्लिक के बीच में है वो लोग कंटिन्यू। और फालतू के कोई किसी तरीके का कमिटमेंट नहीं है, झूठे कमिटमेंट नहीं है उन लोगों की तरह हम ये करेंगे न। आपने देखा होगा उज्ज्वला कनेक्शन इन्होंने दिए, उसमें इन्होंने सब्सिडी दी थी, लेकिन उसके बाद में इन्होंने सडनली सब्सिडी बंद कर दी, नोटबंदी कर दी कि 100 दिन का टाइम दे दो वरना मेरे को जूते मारना, 15 लाख रुपए लाके दूंगा। तो भाई जुमले के अलावा पब्लिक को कहने के। और शाह साहब खुद कहीं बोल रहे, अमित शाह किसी मीटिंग में बोल गए थे कि वो तो राजनीति का एक नाम था। तो देखा दर्शकों, गोमा जी बहुत अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं और टिकट के लिए आश्वस्त हैं और अपने काम करने की जो इनकी ललक है अपने क्षेत्र में, जो ये करती आई हैं, और इनका ये मानना है कि टिकट मिलने के बाद ये कई और अधिकार पाके पुरजोर तरीके से काम करेंगी। तो मैम, हम आपकी सबसे पहले तो आपको जीत की अग्रिम बधाई देते हैं और जाते जाते हमारे चैनल के जो दर्शक हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगी, किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं? इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि जननायक हमारे, जिनको राजस्थान के गांधी भी कहते हैं, जितनी कांग्रेस की योजनाएं हैं उसमें आम पब्लिक
सबको फायदा मिला है। महिलाएं, उनको मोबाइल दिए गए, उनको मोबाइल चलाने नहीं आते थे, मैसेज पहुंचता है कि तुम अपना सिलेंडर बुक कर दीजिए, वो हो गया। 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, 100 यूनिट फ्री दी गई है। अगर हम पशुओं की बात करें तो उनका इंश्योरेंस है 25 लाख रुपया। नरेंद्र मोदी जी ने 10 लाख रुपया मेडिकल का दिया, हमारे जन नायक ने 25 लाख रुपए किया। बेटियों के लिए एजुकेशन, इंग्लिश स्कूल्स खुलवाए उन्होंने, कॉलेज खुल रहे हैं सब तरफ। और सबको, बुजुर्गों की जहां 500-700 की पेंशन होती थी, उसकी जगह उन्होंने 1000 रुपए की पेंशन कर दी। फीसें सबकी माफ कर दी, यूनिफॉर्म्स मिल रही हैं, बुक्स मिल रही हैं। तो एजुकेशन को लेकर जननायक गहलोत साहब का जितना काम है, उस काम के आधार पर मैं आम लोगों से एक अपील करना चाहूंगी कि हर घर में अंतिम छोर पर बैठे हुए जो कोई भी है, जिनके घर में अगर कोई कमाने वाला नहीं है, तो राशन के किट बट रहे हैं, मोबाइल दे दिए गए हैं, ये सारी चीजें। और मैं अपील करूंगी कि मेहरबानी करके इस बार ये जो रिवाज चल रहा है, अगली बार ये इस रिवाज को तोड़ के कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताए और सरकार बनाए, ताकि कुछ कमियां अगर आप लोगों को लगती है, आम पब्लिक को लगती है कि हमारा ये काम भी होना चाहिए था, तो जन नायक अगले चुनावों के बाद में उस काम को भी करेंगे। इसी विश्वास के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी मैं, और अपील करूंगी कि प्लीज वोट एंड सपोर्ट कांग्रेस। तो देखा दर्शकों, इनका ये कहना है कि गहलोत साहब जननायक हैं और जनता के नेता हैं, फिर जीत कर आएंगे। और तब तक के लिए हम आपसे इजाजत लेते हैं। अगले एपिसोड में इसी तरह से एक नेता अपनी आवाज आप तक पहुंचाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।